चलें, याऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रेजेंटेशन सबको शो हो रही है? यहाँ पे भी एक दो स्टूडेंट यस लिख दें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हाँ सबको शो हो रही है। प्रेजेंटेशन शो नहीं हो रही, अच्छा। अभी इसको भी हम शो करवाते हैं दोबारा से। अच्छा जी, अब बताइए बेटा, आपके सामने विंडो आ रही है, स्क्रीन आ रही है मेरे जी सर, कंप्यूटर विंडो की? आ रही। जी, स्क्रीन आ रही है, कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही है। बेटा आपके सामने स्क्रीन आ रही है, आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन शो हो रही है। यहाँ पे चैट बॉक्स में जल्दी से आंसर करें। फरिया और फिजा क्यों लेफ्ट कर चुकी हैं? बेटा अपने कैमरास बंद कर दें और अपने माइक फोन भी बंद कर दीजिए। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है बेटा? आप जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। बेटा आप लोग का आंसर नहीं आ रहा। आर यू हियरिंग मी? अच्छा चले, आ गया आंसर। ओके 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 बेटा, ओके। चले बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो भी स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स को आप कह दिएगा कि अब दोबारा से ऐड नहीं हो रहे। जितने स्टूडेंट्स आ गए बस आप यहीं भी आएगा। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये आपसे कह रहा था कि हमारा ये लेक्चर नंबर 4 है और पहला ऑनलाइन लेक्चर है, जिसमें हम प्रीवियस क्लासेस में रिगार्डिंग केमिकल बॉन्ड और जो उसके टाइप्स हैं वो हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, और इसी के बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी वगैरह भी स्टडी कर चुके हैं। तो इस कमिंग क्लासेस में, इस क्लास में जो है वो हम थ्योरी ऑफ द केमिकल बॉन्ड स्टडी करेंगे। और थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में जिस तरह से एक टॉपिक है एनर्जी जब चेंज होते हैं इन द आयनिक कंपाउंड, बॉन्ड, हाइबर साइकिल और लेटेस्ट एनर्जी के बारे में स्टडी किया जा रहा होगा।
तो पहले हम बात करते हैं एनर्जी चेंजेस इन द आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। बेसिकली इसको इस वजह से मुराद क्या है, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी कि जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्म होता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो उसमें के फॉर्म होने में मुख्तलिफ एनर्जी का तबादला हो रहा होता है, चेंज इन एनर्जी हो रही होती है। एनर्जी चेंज को हम इंथैल्पी चेंज भी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्म होने पे बेसिकली एक क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, एक क्रिस्टल फॉर्म होता है। वो क्रिस्टल के फॉर्म होने पे हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज होती हैं वो मुख्तलिफ टाइप की होती हैं। तो सपोज़ ये एग्जांपल हमारे सामने आई है, जैसे कि हमने अभी बात कर रहे थे NaCl की। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो Na के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है उसका 3s1, और जो हम उसकी बात करें क्लोराइड की तो उसके अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, 3p5। और जब ये सोडियम, आपको मालूम है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो वो 3s1 से खाली हो जाता है, और क्लोराइड का 3p5 से भर के 3p6 हो जाता है। तो जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सोडियम से, उसकी एनर्जी है 495.8 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है इतनी, और प्लस साइन के साथ है, इसका मतलब है यू हैव टू ऐड अप दिस एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ द सोडियम एटम। इसमें इतनी एनर्जी आपको देनी है, और डेफिनेटली जिसमें इतनी हाई एनर्जी देनी हो तो वो अनफेवरेबल रिएक्शंस कहलाते हैं। इसी तरीक़ा से हम कहते हैं जो एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज़ द बेसिकली आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम एटम। इसी तरीके से द एनर्जी विच विल evacuate, which will release from the atom, here in this case it's a chlorine, is in negative sign, that is a minus 348.6 किलोजूल पर मोल। तो वो एनर्जी जो कि रिलीज होती है बाय एडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द क्लोराइड आयन इज माइनस 348.6 किलो जूल पर मोल। और ये फेवरेबल है क्योंकि एनर्जी जब रिलीज होती है, कोई भी कंपाउंड बनता है तो वो स्टेबलाइज होने के लिए बनता है, ये बात हमारी डिस्कस हो चुकी थी। और जब स्टेबलाइज होने के लिए बनता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है। अच्छा, इन दोनों एनर्जी का अगर हम चेंज इन एनर्जी देखें कि एनर्जी में क्या चेंज आया, तो वो बेसिकली एनर्जी में चेंज आया डेल्टा ई, वो प्लस के साइन के साथ आ रहा है ना। तो अब अगर प्लस के साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब है ये वो एनर्जी है जो कंपाउंड के फॉर्म होने पे आई होगी, हमें हासिल हुई होगी, जो कि है प्लस 147.2 किलो जूल पर मोल। डेफिनेटली हमने ये बात की कि अगर हम एनर्जी दे रहे हैं यानी प्लस साइन के साथ है तो वो अनफेवरेबल रिएक्शन है, यानी कि वो कंपाउंड अनफेवरेबल है। ठीक है। अच्छा, नेट रिएक्शन इन दोनों का जब होता है तो हमें मालूम है कि सोडियम सॉलिड के फॉर्म में होता है और क्लोरीन गैस के फॉर्म का हाफ मॉलिक्यूल लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड सॉलिड के स्टेट में फॉर्म हो रहा होता है, राइट। अच्छा, क्योंकि हमने ये बात की इस स्लाइड में कि द रिएक्शन इज़ अनफेवरेबल, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है सोडियम क्लोराइड का, ये सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। क्यों? अगर किसी भी, हम ये बात कर रहे हैं ना कि किसी भी रिएक्शन में एनर्जी प्लस साइन में आ रही है तो वो रिएक्शन अनफेवरेबल है। इसका मतलब है कि उन रिएक्टेंट्स के दरमियान, जैसे कि इधर सोडियम क्लोराइड के दरमियान रिएक्शन नहीं होना चाहिए और सोडियम क्लोराइड फॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बात तो गलत है। सोडियम क्लोराइड तो फॉर्म होता है और इसी रेशियो से फॉर्म होता है जो ये नेट इक्वेशन लिखी हुई है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बहुत सारी हाइपोथेटिकल्स और बहुत सारी एनर्जीज मौजूद हैं जिसको हम ये ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे पहले स्टेप 1 रिएक्शन, मुख्तलिफ रिएक्शंस हैं जो जिनको हम स्टेप बाई स्टेप स्टडी करने जा रहे हैं। पहला रिएक्शन ये है जो कि है 1, सोडियम सब्सटेंस, सोडियम गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ। सोडियम एटम जो कि सॉलिड स्टेट में है वो सोडियम गैसियस एटम में कन्वर्ट हुआ और उसकी एनर्जी है 107 पॉइंट समथिंग किलो जूल पर मोल।
इसमें सोडियम जब कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम एटम सॉलिड स्टेट से सोडियम एटम गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी एनर्जी है प्लस 107.3 किलो जूल पर मोल, और इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। यानी सोडियम एटम सॉलिड फॉर्म से डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा स्टेप जो है, उसमें क्लोरीन गैस का हाफ मॉलिक्यूल ब्रेक होके क्लोरीन एटम गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको 122 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है, हम उसको दे रहे हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को बेसिकली कहा जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन, कि इसमें यहाँ पे क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है। तीसरा जो स्टेप है, उस स्टेप के अंदर सोडियम गैशियस एटम में जो कन्वर्ट हुआ था, ये पहले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन लेकर और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और सोडियम आयन में गैशियस सोडियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको भी एनर्जी हम दे रहे हैं, डेट इज प्लस 495.8 किलो जूल पर मोल, और इसको हम इस प्रोसेस में कहते हैं दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देन फिर फोर्थ स्टेप के में क्लोरीन गैशियस एटम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है, जो कि सोडियम ने रिलीज किया, और वो क्लोराइड गैशियस एटम में आयंस में कन्वर्ट हो रहा है। इस वक्त ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, डेट इज माइनस 348.6 किलो जूल पर मोल फोर्थ स्टेप में, ऑन दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड द फिफ्थ और द लास्ट स्टेप where the sodium gaseous ion and the chloride gaseous ion will combine together to form the sodium chloride crystal, and in that way the crystal latest energy will release, that is a minus 787 kilojoule per mole. सो ये इसमें जब आयंस आके आते हैं, जमा होते हैं, ये आयंस मर्ज हो रहे हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं, तो अरेंज हो रहे हैं, और उस अरेंज होने में वो एक एनर्जी अपने आप को स्टेबलाइज कर रहे हैं, और एक बहुत हाई एनर्जी जो कि 787 किलोजूल पर के लिहाज से, पर मोल के लिहाज से स्कैप हो रही है, वो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो लिहाजा इस तमाम प्रोसेस को कहा जाता है बॉर्न हाइबर साइकिल्स, यानी जो 5 स्टेप प्रोसेस को बॉर्न हाइबर साइकिल्स कहा जाता है। तो इस स्टेप से हमें ये समझ में आया कि जो हमने पहले ये देखा था पहली स्लाइड में, कि सोडियम और क्लोराइड एटम दोनों मर्ज हो रहे हैं, और उसमें इतनी एनर्जी, नेट एनर्जी प्लस समथिंग आ रही है, प्लस की फॉर्म में आ रही है, तो उसके लिहाज से तो हमें अनफेवरेबल रिएक्शन लग रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ पे ये देखा, तो जितनी एनर्जी ऐड हो रही है, हम दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन में, और वो बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ हो रही थी। इसलिए ये रिएक्शन फिर स्टेबलाइज हो गया और आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो लेटेस्ट एनर्जी इज़ अ मोस्ट क्रूशल स्टेप इन दिस रिएक्शंस। सो लेटेस्ट एनर्जी होती क्या है, इस बात को भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब हम ना तमाम इलेक्ट्रोस्टैटिक जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं एनर्जीज के, जैसे कि स्टेप 1 में देखा, स्टेप 2 में देखा, स्टेप 3 में देखा, तो उन तमाम का सम बेसिकली लेटेस्ट एनर्जी कहलाता है, और ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहा होता है कि एक आयनिक कंपाउंड कितना स्ट्रेंथ है। अब अगर हमें उस कंपाउंड को ब्रेक करना हो, ठीक है, तो इस मीन्स कि हमें इतनी एनर्जी उसको देनी होगी। तो ये लेटेस्ट एनर्जी बेसिकली क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाई टू ब्रेक अप एन आयनिक कंपाउंड, है ना, यानी कि सोडियम क्लोराइड सब्सटेंस को जब ब्रेक करना हो, तो सोडियम प्लस आयन गैशियस एटम है, और प्लस गैशियस क्लोराइड आयन बन रहा है, और इसको एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड है प्लस 787 किलोजूल पर मोल। ये एनर्जी एब्जॉर्ब हम करवाते हैं, है ना। तो इसका बरअक्स क्या होगा, यानी जब ये दोनों बनेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी डेफिनेटली, जो हमने बॉर्न हाइबर साइकिल में देखा। तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये एनर्जी जब रिलीज होगी तो सोडियम क्लोराइड का सॉलिड आयन क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा, तो ये एनर्जी माइनस में शो होगी, यानी ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अच्छा, इसी तरीके से अब ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आप लोग ने सॉल्व करना है उसी बॉर्न हाइबर साइकिल को देखते हुए कि इस वक्त हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो लिथियम क्लोराइड की है,
और लिथियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो रही है, और उसमें हमने एनर्जी दे दी इसकी, आई एम सॉरी, उसमें हमने एनर्जी दे दी है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस क्लोराइड की -348.6 किलो जूल पर मोल हमारे पास क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी हुई है। हीट ऑफ सब्लिमेशन जो है लिथियम का, यानी हीट ऑफ सब्लिमेशन से मुराद कि लिथियम सॉलिड स्टेट में मौजूद है, वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड फॉर्म, और उसकी हीट ऑफ सब्लिमेशन दी हुई है +159.4 किलो जूल पर मोल। अच्छा, लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये फर्स्ट लिखा हुआ है आयनाइजेशन, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी, एंड फर्स्ट लिखा हुआ है, तो दिस इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द लिथियम इज +520 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरीके से है, फिर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी दी हुई है क्लोरीन की। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि ये दी हुई है +243 किलो जूल पर मोल ना। तो बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या है कि हाफ ये क्लोरीन गैस की दी हुई है ना। अब आपका क्लोरीन यहाँ चाहिए कितने, हाफ चाहिए, एक चाहिए, और यहाँ कितने हैं, दो हैं, यहाँ दो क्लोरीन है, और उसकी डिसोसिएशन एनर्जी दी हुई है +243 किलो जूल पर मोल, जबकि आपका क्लोरीन तो एक चाहिए। तो एक क्लोरीन, इनको जब दो क्लोरीन, इस एनर्जी को दो क्लोरीन के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आधी आधी हो जाएगी। तो एक क्लोरीन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, 122 समथिंग किलो जूल पर मोल, है ना। तो इस एनर्जी को, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द क्लोरीन को हमें डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से लेटेस्ट एनर्जी फॉर लिथियम क्लोराइड दी हुई है, ये भी दी हुई है +853 किलो जूल पर मोल। तो हमें यहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है। तो ये टोटल जो एनर्जी, जो नेट एनर्जी होती है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट कैसे करते हैं, the net reaction energy, the overall energy change, the enthalpy change for the ionic compound is equal to all is equal to the sum of enthalpy change of the all energies, यानी कि डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 इज इक्वल टू डेल्टा H नेट। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, डेल्टा H, ये कहाँ चला गया, डेल्टा H नेट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। ठीक है, इसको यहाँ पे एक काम करते हैं कि बोर्ड खोलते हैं, वाइट बोर्ड मेरे ख्याल से ये था, नहीं ये भी नहीं था, इसको बैक करें, इसमें वाइट बोर्ड का ऑप्शन आता है ना। एक सेकेंड, अच्छा काम कर लेते हैं, इसको तो हम करते हैं हैंड शो। ठीक है, और यहाँ पे हम वर्ड खोल लेते हैं। कहाँ चला गया, ये रहा। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा कैसा आएगा, ये इंसर्ट सिंबल्स, और सिंबल्स में डेल्टा यहाँ नहीं है, तो मोर सिंबल्स में चले, मोर सिंबल्स में ये आ गया डेल्टा। चलो जी, ठीक है, डेल्टा H और नेट इज इक्वल टू NU एंटर, डेल्टा H1 प्लस U
H2 plus Nu H3 प्लस सो ऑन बल्कि पूरे ही कर लेते हैं। H4 प्लस 5। सो डेल्टा H नेट इक्वेशन क्या बनी? डेल्टा H नेट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। कीप इन माइंड कि साइन हमने यहाँ पे वही रखने हैं जो एनर्जी के साइन है, यानी कि एनर्जी अगर ऐड हो रही है तो उसमें प्लस साइन के साथ है तो वो प्लस साइन के साथ आएगी, और जो माइनस साइन के साथ है वो माइनस साइन के साथ आएगी, तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एच नेट निकलेगी, और ये जो टोटल एनर्जी आएगी रिएक्शन की, ये बेसिकली क्या कहलाता है? हेसिस लॉ। तो हेसिस लॉ डिफाइन करता है कि टोटल नेट रिएक्शन की नेट इंथैल्पी चेंज इज डिफाइंड बाय द हेसिस लॉ, कि दिस इज बेसिकली द समेशन ऑफ ऑल इंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपको इसकी नज़र आ रही है ना, जो मैंने एंथैल्पी चेंज की इक्वेशन लिखी है हेसिस लॉ की लिखी है, यहाँ पे जरा मैसेज पे टाइप करेगा। बेटा यस ओके फाइन, चलें। तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, और इसी तरीके से मैंने आपको एक बुक बताई थी, तो आप जुमधाल की बुक है, स्पेलिंग जुमधाल, जनरल केमिस्ट्री बाय जुमधाल। ठीक है, इसी तरीके से आप जनरल केमिस्ट्री बाय पेट्रोसी, ठीक है, और इसी तरीके से जनरल केमिस्ट्री की कोई भी किताब आप ले सकते हैं जिसमें से इसके मुताबिक न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस के लिए आप वहाँ पे सॉल्व करें, ताकि ये तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम्स में और पेपर में भी आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आगे हम चलते हैं, इसको प्रेजेंटेशन दोबारा खोलते हैं, यहीं से चलते हैं। अरे यार हट जाओ, एक्चुअली मेरे मॉनिटर में थोड़ा सा इशू है, तो वो बार बार उसका ब्लैक हो जाती है स्क्रीन, इसलिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है मुझे। चलें, यही सब आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो हम दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है इसको हम ज़रा देखते हैं। सबसे पहले एक बात हम करते हैं कि हमने जब केमिकल बॉन्ड के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने वहाँ पे देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम जो है वो अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 3s1 फर्निश करता है, और इसको कैप्चर कर लेता है क्लोराइड का, क्लोरीन का एक जो एटम है वो इसको एक एटम को कैप्चर कर लेता है, 3p5 उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है एज़ कम्पेयर टू द 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरीन में वो हैं 5, और जो सोडियम में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं 1। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द 5 इलेक्ट्रॉन्स, लिहाजा सोडियम हैज़ अ कैपेसिटी टू रिलीज इट्स इलेक्ट्रॉन टू द क्लोरीन, और क्लोरीन विल कैप्चर इट इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं, डैट इज़ द आयनाइजेशन एनर्जी, और जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कराने के लिए, डैट इज़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, इसमें जब ये दोनों आते हैं तो हमने ये देखा कि इनके दरमियान हमने इस तरह से देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स को डॉट और क्रॉस की फॉर्म में हमने डिफाइन किया था क्लास में, याद होगा आपको। ये इसको आई एम सॉरी, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपके पास मैं लेटर खोल के दिखाता हूँ, लेजर पॉइंट ये लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में
जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है ये बेसिकली लुईस साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको हम लुईस थ्योरी कहते हैं। तो लुईस थ्योरी बेसिकली डिफाइंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, यानी कि इन द कंपाउंड, इन द बॉन्ड। एक बॉन्ड में, एक मॉलिक्यूल में डॉट और क्रॉस के फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो हम डिफाइन करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो डिफाइन करते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल में हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन क्या करते हैं। ये लुईस थ्योरी कहलाती थी। उसके बाद फिर वेस्पर थ्योरी आई। वेस्पर थ्योरी का मतलब है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो ये क्या प्रोवाइड करती थी, ये हमें जो मॉलिक्यूल बना है उसकी शेप कैसी होगी वो डिफाइन करती थी। जैसे आपने पढ़ा होगा, वेस्पर थ्योरी आपके कोर्स में नहीं है, वरना मैं आपको वो पढ़ा था, वो भी पढ़ा था। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर आपको याद नहीं है या रिकॉल करा देता हूँ। वो ये कि एक मॉलिक्यूल की शेप लीनियर भी हो सकती है, ठीक है। अगर एक सेंट्रल एटम के साथ दो एटम लगे हुए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसका सेंट्रल एटम इज द कार्बन, और दो एटम लगे हुए हैं सराउंडिंग में, तो उसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल है H2O, अगर तीन होंगे तो ऊपर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और दो हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो इसकी एंगुलर ज्योमेट्री बनी हुई होती है। तो इस तरह से मुख्तलिफ शेप्स हैं, लीनियर, ठीक है, टेट्राहेड्रल, और आपके पास ट्राइंगुलर प्लेनर, फिर इसके बाद ट्राइंगुलर बाइपैरामिड, फिर लीनियर, ठीक है, स्क्वायर बाइपैरामिड। ये मुख्तलिफ शेप्स हैं जो कि मॉलिक्यूल की वेस्पर थ्योरी ने डिफाइन की थी, ठीक है। अच्छा, इन दोनों थ्योरी का अलमिया ये था कि लुईस थ्योरी हो या वेस्पर थ्योरी हो, उससे हमारे पास जो है ना वो बॉन्ड के हवाले से डिटेल नॉलेज वहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। डिटेल नॉलेज से मुराद ये है कि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक नेचर कैसी होगी कोवलेंट बॉन्ड की, ये हमें नहीं पता चल रही थी। और ये बात हमें उस वक्त पता चली जब हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पेश किया, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली कहलाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से मुराद क्या है, क्वांटम्स के मुराद होती है द फिक्स, और मैकेनिकल मॉडल से मुराद ये होती है, यानी क्वांटा इज़ अ फिक्स एनर्जी, ठीक है। मैकेनिकल मॉडल यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो उस कंडीशन में है कि वो एक जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, तो वो एक क्लाउड की फॉर्म में हमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो रिप्रेजेंट हम कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। इसको ऐसा क्यों कहा जा रहा होता है, इसको इसलिए कहा जा रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इज़ अ पार्टिकल बेसिकली, लेकिन जब वो क्लाउड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और कभी एक जब वो एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में एक एटम के पास जाएगा, फिर दूसरे एटम के पास जाएगा, पूरा जो पेयर होगा, तो वो एक जो क्लाउड बना रहा होगा उसको हम कहते हैं वेव। तो ये वेव मैकेनिकल मॉडल भी कहलाता है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल। अच्छा, इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या डिफाइन करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली ये डिफाइन कर रही है कि जब दो एटम आपस में करीब आते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होगा, जैसे सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इस हाइड्रोजन एटम का में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से शो किया जा रहा है, ठीक है। एक अरे चले माउस, एक एटम को ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से शो किया जा रहा है, तो राइट हिस्सा जाना जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका भी ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो एक पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक एक क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये दोनों जब करीब आएंगे, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ओवरलैप हो जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये डिफाइन करती है कि द कोवलेंट बॉन्ड इज बेसिकली, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, द कोवलेंट बॉन्ड इज बेसिकली द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ ईच एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द मॉलिक्यूल। यानी दो एटम्स अलग अलग हैं, तो इनका जो ऑर्बिटल है उसे कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है,
और जब ये मॉलिक्यूल बन जाएगा तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है? अ कोवलेंट बॉन्ड इज बेसिकली द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक इंडिविजुअल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी डिफाइन करती है the more the overlapping between the atomic orbital, the more would be the stronger would be the covalent bond, है ना। तो s ऑर्बिटल आप सबको मालूम है कि स्फेरिकल होता है, तो इसमें तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग एक हद तक ही होगी, ठीक है। लेकिन जो p ऑर्बिटल्स हैं वो डबल शेप के होते हैं, तो इस और जो d ऑर्बिटल्स हैं वो डबल डबल शेप्स के होते हैं, तो इनमें ओवरलैपिंग और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। वो कैसे कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही होती है, ठीक है, लीनियर ओवरलैपिंग हो रही होती है। जैसे कि फ्लोरीन की एग्जांपल ली हुई है, तो फ्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2p में है, और 2p1 और 2p1, एक फ्लोरीन का 2p1 इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन का 2p1 इलेक्ट्रॉन से ओवरलैपिंग हो रही है, तो इन दो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ। इनमें जितना ज़्यादा ही और क्लोज होंगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन इट्स फोर्स, के ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब और कितना आ रहे हैं, इनका एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो ये दूर दूर होंगे, इनका एटॉमिक साइज कम होगा, इनकी ओवरलैपिंग और स्ट्रांग होगी, तो ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना। तीसरी एग्जांपल हमने एक और देख रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl मॉलिक्यूल की, जिसमें हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है एटॉमिक ऑर्बिटल, और क्लोरीन का 3p एटॉमिक ऑर्बिटल है 3p5, इन दोनों की ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये sp ओवरलैपिंग हो रही है। तो पहले केस में ss ओवरलैपिंग हो रही थी जो हम हाइब्रिडाइजेशन में देख चुके थे, दूसरे केस में pp ओवरलैपिंग हो रही है pp ऑर्बिटल, और तीसरे केस में sp ओवरलैपिंग हो रही है ना। इन तीनों में हम ये देख रहे हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये डिफाइन कर रही है कि द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स वी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली द कोवलेंट बॉन्ड। और इन कंक्लूजन हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो ये है कि दूसरे दो पॉइंट्स वही लिखे हैं जो मैंने आपको बताए, लेकिन तीसरा मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द ऑर्बिटल ओवरलैप द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड। जो बात मैंने भी आपसे आखिर में कही कि जितना ज़्यादा स्ट्रांगली ओवरलैपिंग होगी, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और दिस लीड्स टू अ डायरेक्शनल कैरेक्टर टू अ बॉन्ड व्हेन अदर देन s ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व। क्या मतलब कि s ऑर्बिटल, जैसे हमने बात की s ऑर्बिटल नहीं था, p ऑर्बिटल था, तो p ऑर्बिटल तीन होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, px py pz, तो इनकी ओरिएंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो एक ऑर्बिटल अगर x एक्सिस से, अब ये ऑर्बिटल आप देखें, ये हमने जो पुराने ये हमने देखा था, ये x एक्सिस पे ना हॉरिजॉन्टल है, y एक्सिस पे होता तो यूं होता, z एक्सिस पे होता तो यूं होता, है ना। ये स्क्रीन के ऊपर आ रहा होता, स्क्रीन के पीछे एक लूप जा रहा होता, स्क्रीन के ऊपर फ्रंट के ऊपर एक लूप आ रहा होता। तो ये दोनों ऑर्बिटल, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल, वही दूसरा ऑर्बिटल x एक्सिस में मौजूद है, तो ये f फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल x एक्सिस वाला, px py या pz ज़्यादा ओवरलैप करेगा, हाई अमाउंट में ओवरलैपिंग हो रही होगी इस p ऑर्बिटल से, यकीनन px से करेगा, py से ज़्यादा ओवरलैपिंग करेगा, और pz से करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि px ऑर्बिटल py से ज़्यादा ओवरलैपिंग कर रहा हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। तो px ऑर्बिटल से ही ज़्यादा ओवरलैपिंग कर सकता है, क्यों, दोनों जो है वो ओरिएंटेड है टू ईच अदर, है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि दिस इज अ डायरेक्शनल कैरेक्टर, मतलब दोनों एक ही दूसरे के डायरेक्शन में अलाइन होने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। अब हमने इस क्लास में हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है, हमने थ्योरीज ऑफ दो थ्योरी हमने स्टडी की है, जैसे हमने बॉर्न-हाइबर साइकिल और हेसेस लॉ, और उसमें हमने उसकी कैलकुलेशन, उसके न्यूमेरिकल को स्टडी किया, और उसी में हमने लेटेस्ट एनर्जी को देखा, और जो एनर्जी चेंजेस हो रही हैं एक आयनिक कंपाउंड में। आज हमें समझ में आया होगा कि एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो हम सिर्फ उसकी इंडिविजुअल एनर्जी को नहीं देखते कि एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो दोनों की एनर्जी में एक लॉस हो रही है, एक गेन हो रही है, उसको हमने